चलिए सो वेरी वेरी वेलकम। हम आज शुरू करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर ऑडिट ऑडिटर्स का। ये सेक्शन 139 पे शुरू होता है और 148 पे खत्म होता है। 139 बच्चों किस सेक्शन के ऊपर था? सेक्शन 139 का क्या चीज के बारे में था? काम आने के ऊपर। और 140 किसके ऊपर था? 140 था काम जाने के बारे में। 139 काम आने के बारे में और काम 140 काम जाने के बारे में। सबसे पहला टेबल आप 139 में बनाएंगे जो आपको याद करने वाले, ठीक है? आप इसको कहीं भी साथ साथ में नोट करते चले जाएंगे, ठीक है? सेक्शन 139 समरी, ठीक है? ये बहुत इफेक्टिव होगा। आपको एक साथ में सारा जो लर्न करने वाला पार्ट है वो यही लिखा दूंगा, ठीक है? कहीं भी बना लो बेटा, आप लूज शीट लगा के बाद में अटैच कर लो कुछ भी। 139 का टेबल बनाना है। पहला आपने लिखना है काम आने के ऊपर। काम आना, सबसे पहला काम कहाँ आएगा? अच्छा, उसको भी शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के अंदर दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। एक है गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा और एक है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आए। मैं आपको पढ़ाते वक्त बोलूंगा गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा। क्या आपको एग्जाम में गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा लिखना है? ये इसका मैंने आपको क्लास नोट्स दिया था, वर्कबुक नोट्स। इसके अंदर क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी एंड कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये एक स्टाइल है, ये स्टाइल नंबर 1 है। ये स्टाइल नंबर 1 है और ये स्टाइल नंबर 2 है। इसी चीज को लिखने का, ये स्टाइल नंबर 2 था, इसको लिखने का। क्लियर है? कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी, सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? अभी मेरा बात सुनो, इसमें हम क्यों खाली गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या था? गवर्नमेंट कंपनी मतलब होता है जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पहले इसको हम समझते हैं, ये वाले डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा बेटा गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? कोई भी एक कंपनी, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75% स्टेक ले रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ले रखा है? 75% इक्विटी शेयर ले रखा है। हालांकि वर्ड यूज किया है लॉ के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज किया गया है पेड अप शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा। तो हमको इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन देखना है पेड अप शेयर कैपिटल में। तो क्या यहाँ पर नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये कंडीशन में फिट बैठ रहा है। मोर देन 51% इज बीइंग हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लियर कट ये क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। एक और एग्जांपल लेते हैं, XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 40% स्टेक होल्ड कर रही है और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 30% स्टेक होल्ड कर रही है। तो क्या ये भी मेरा गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा? आंसर इज यस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट होल्ड करिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करिए या स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट होल्ड करिए, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स दो जन मिलकर भी अगर होल्ड करे 51% से ज्यादा, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, PQR लिमिटेड, ठीक है? यहां पर क्या है? लेटेस्ट से मैं आपको कहता हूं 40% या थोड़ा नंबर चेंज कर लेते हैं, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, 20% लेटेस्ट से राजस्थान की गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और 20% हरियाणा की गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। तो क्या यहां पर भी मैं बोलूं नॉट लेस देन 51% इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। क्लियर है? क्या ये सब इसमें कवर होगा? जब हम यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा बोलेंगे तो ये सब कवर होगा? द आंसर इज यस। क्या गवर्नमेंट कंपनी बनने का सिर्फ यही क्राइटेरिया होता था कि एक और क्राइटेरिया होता था गवर्नमेंट कंपनी बने? सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। ये सब तो आप लोगों को मालूम है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया XYZ लिमिटेड, ऊपर हमने पढ़ा ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसका EFG लिमिटेड के अंदर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, सब्सिडी का डेफिनेशन याद है? तो यहाँ पर अगर ये 80% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो क्या ये XYZ लिमिटेड का होल्डिंग बन गया और ये सब्सिडी बन गया? ये सब्सिडरी ऑफ एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। अब सवाल यह है फिर सर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा क्यों लिखते हैं? जब हमने डेफिनेशन लिखा कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय, तो ऐसा हम क्यों लिखते हैं? सारा तो इसमें कवर हो गया।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर सब्सिडरी भी है गवर्नमेंट कंपनी का, वो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाता है, तो फिर इसके अंदर कौन सा केस कवर होता है? कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर फिर कौन सा केस कवर होता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनी ले लेते हैं, लेट अस से MNO लिमिटेड। इसके अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी है जीवन, ये 40% स्टेक होल्डर है, और एक गवर्नमेंट कंपनी है G2, ये 30% स्टेक होल्ड कर रहा है, ठीक है। और दोनों ही क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, दोनों ही क्या है? गवर्नमेंट, यानी कि अल्टीमेट कंट्रोल लेटर से इसका गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल कर। तो डोंट यू फील कि ये कंपनी भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि अभी डायरेक्टली गवर्नमेंट। क्या ये सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी है? क्या ये सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? द आंसर इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस टर्म के अंदर कवर होगा। ये टर्म क्या बोलता है? कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये वो डेफिनेशन से मिलता भी, ये भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपनी को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा। एग्जाम में लिखते वक्त आप ऐसे लिखेगा क्या? ना 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 ना। एग्जाम में लिखते वक्त कैसे लिखेगा? स्टाइल 1 से जनरली लिखना, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक और तरीका है, कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय कंप्यूटर ऑडिटर, CAG लिख देना। और कंपनी अदर देन कंपनीज हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय CAG। समझ में? ये स्टाइल है लिखने का, ये हमेशा याद रखना। अब सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर। एक आप गाना मत गाया करो, उपाय नहीं, हम बोला गाना के साथ तो तुम लोग मेरा रिश्ता जानते ही, सुनना पड़ेगा, उपाय नहीं। तो सबसे पहला है फर्स्ट ऑडिटर्स। बोलो बेटा, सबसे पहला कंपनी का ऑडिटर कैसे होता है? बोलो। तो हम सबसे पहले केस ले लेंगे, यहाँ पर हम कैटेगरी 1 कर लेंगे, गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, बोलो ना। और सेकंड कैटेगरी कर लेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा में कौन करेगा? CAG अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज। सब एक दूसरा का सुना सुनी करके बोल रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट होगा, यहाँ पर पहले कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मतलब CAG। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है जो सरकारी चीज़ों का ऑडिट करता है, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल का स्पीच सुना होगा तो कई बार वो बोलते हैं CAG का ऑडिट किया दिल्ली प्रॉफिट में, CAG ने ऑडिट किया दिल्ली प्रॉफिट में। तो CAG इंडिपेंडेंट होता है और वो सरकारी विभागों का ऑडिट करता है। तो CAG जो है कितने दिन के अपॉइंट करेगा? अगर CAG नहीं कर पाते तो फिर कौन करेगा? डायरेक्टर। ये कितने दिन के अंदर करेगा? इस चैप्टर के अंदर मैंने याद करने का एक ब्राह्मण तरीका बताया था कि बोर्ड के साथ हमेशा टाइम कितना आएगा? 30 डेज। तो CAG 60 डेज, बोर्ड 30 डेज नहीं है तो लास्ट में कौन करेगा? कितना दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। तो इफ नॉट तो ये मेंबर्स करेगा फिर 60 डेज के अंदर। तो पहले CAG 60 डेज के अंदर नहीं हुआ तो फिर बोर्ड 30 डेज के अंदर नहीं हुआ तो फिर मेंबर 60 डेज के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का, तो यहाँ पर तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और टाइम मैंने आपको हमेशा बता रखा है, बोर्ड के साथ इस चैप्टर में टाइम कितना आएगा? हमेशा। और फिर लास्ट में कौन आएगा? मेंबर्स का कितना आएगा यहाँ पे? 90 डेज, ठीक है ना। यहाँ पर मेंबर्स का आ जाएगा सीधा 90 डेज, कोई दिक्कत है यहाँ पर। फर्स्ट ऑडिटर क्लियर है? फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा? इसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथ में इसके, एक तो ये पढ़ना और दूसरा ये पढ़ना टेन्योर कितना होगा। बोलो, टेन्योर कब तक होगा इसका? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। दोनों का सेम है? इसका भी सेम है। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको यहां पर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आएगा, बोलो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। नेक्स्ट तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा, बोलो ना हाँ कि हाँ। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बताओ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर साथ में लिखते जाना है, प्रैक्टिस होगा, साथ में लिखते जाना है, ये सत्संगी नहीं बनना है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलो, गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा में कौन अपॉइंट करेगा? CAG। कितना दिन के अंदर? 180 डेज। कहां से? 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ क्या? फर्स्ट AGM, फाइनेंशियल ईयर। हर साल जब शुरुआत होगा उसका, हर साल के शुरुआत में 180 डेज
ठीक है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है, पहले पढ़ाया हुआ है, तो वहां से 180 डेज के अंदर सीएजी एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है बताओ? थप्पड़ मार दो तुम लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दिया, मेंबर अपॉइंट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है मेंबर को और अल्टीमेटली मेंबर अपॉइंट करता है। तो कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स अपॉइंट कर दूंगा। मेंबर्स कौन से एजीएम में अपॉइंट करते हैं? फर्स्ट एजीएम में। आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, और वो कब तक होल्ड कर सकते हैं? अप टू 6th एजीएम, अप टू 6th एजीएम। ये सब पढ़ाया हुआ चीजों में गलती नको करो रे। टेन्योर कब तक होता है इसका बताओ? अबे गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, एजीएम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक होता है, एजीएम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका टेन्योर कब तक होता है बच्चों? मैक्सिमम अप टू 6th एजीएम। एजीएम टू एजीएम अपॉइंटमेंट होता है। क्लियर है? ये तो यहां तक 2 चीज क्लियर है, बेसिक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन दे रहा हूं, एक बार इसको फटाफट देखते जाओ। चलो हो गया एक बार सबका। आइए अब हम लोग चलते हैं वर्कबुक नोट्स। बाद में वो नोट्स को देख लेना भाई, कुछ नहीं है, सेम चीज ही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर्स का मैंने लिखा दिया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का मैंने लिखा दिया। अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर सिलेक्शन कैसे होता है ऑडिटर्स का? क्या देखा जाता है? मैक्यू। क्या देखा जाता है? मैक्यू क्या होता है? MEQ। मैक्यू क्या होता है? मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, वेदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी। इसका एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल, अदानी ग्रुप का जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, ये बात मैंने तुम लोगों को बताया, बड़ा क्लासिक एग्जांपल दिया। कौन था? कोई 26 वर्ष का नया लपाटा लौंडा, लौंडा ही बोलेगा उसको भाई, आदमी भी नहीं बोल सकता, वो एक बड़ी, इतनी बड़ी लार्ज स्केल का कंपनी का फाइनेंशियल साइन कर रहे हैं। ऑफिस में उसके एम्प्लॉइज नहीं है, छोटा सा स्क्वायर, छोटा सा ऑफिस था, ये सब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में लिखा हुआ था ना, छोटा सा ऑफिस है, ठीक है। क्या वो एलिजिबल है क्या? ये तो ऐसा बात हो गया कि 2-3 पार्टनर का फर्म का, उसमें से भी जो साइनिंग पार्टनर है वो 26 वर्ष का लौंडा है, क्या वो ऑडिट कर सकते हैं क्या इतने बड़े ग्रुप का? तो यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है? वेदर द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी, क्या यही फिट बैठ रहा है क्या? यहाँ पर पिट गया, समझो, यहाँ पर एक्शन हो सकता है कंपनीज एक्ट के अंदर, समझ में आया? क्योंकि ये देखना कर्तव्य, किसका कर्तव्य है? बोला अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का जिम्मेदारी है, और कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ये देखना, MEQ देखना किसका जिम्मेदारी है? बोर्ड का जिम्मेदारी है। सर पता कैसे चलेगा कौन सा कंपनी का ऑडिट कमेटी है कौन सा नहीं है? ये बेटा सेक्शन 177 तुम लोग का नेक्स्ट लेवल से फाइनल में पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज को सबको है ऑडिट कमेटी बनाने का रिक्वायरमेंट, तुम इतना सिंपल समझ लो, ठीक है। तो अदानी के अंदर कौन देखेगा? उसका जो ऑडिट कमेटी है वो देखेगा कि भैया ये जो आ रहा है उसका MEQ है कि नहीं, कोई मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग, कोई उसने पुराना कोई एक्शन वैक्शन उसके ऊपर लिया है क्या, वो देखना है। क्या उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी। अभी कल ही मैं CA के कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था, यहाँ प्रेसिडेंट भी आए थे CA इंस्टीट्यूट का, जो मतलब हेड पे सारा मिनिस्ट्री के साथ बैठता है। अभी अमेंडमेंट आएगा कंपनीज एक्ट का, उसमें बोल रहे हैं, उसमें ये MEQ वाला लॉ के अंदर ही डाल देगा कि अगर आपका इतना कैपिटल है, पेड अप कैपिटल वाला कंपनी है, तो उसका ऑडिट इतना पार्टनर वाला फर्म कर सकता है, समझ में? साइज बता देना, तो अगर पार्टनर ज़्यादा है तो स्केल ज़्यादा होगा फर्म का, तो वो अभी कंपनीज एक्ट में ही डालने का बात करे EQ को, पर अभी तक तब तक तुम लोग तो पास हो जाएगा, तब तक तुम लोग को चिंता नहीं करना। MEQ समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर ऑडिट कमेटी MEQ दिखते हैं, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर MEQ दिखते हैं। MEQ मतलब मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, वेदर द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी अगर मान लो दिक्कत कहाँ है, सिंपल, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, कोई ऑडिट कमेटी नहीं है, तो बोर्ड MEQ देखेगा। MEQ देखने के बाद अगर कुछ ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेना है तो ऑडिटर से इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, और सीधा मेंबर को रिकमेंड कर देगा कि इसको हम लोग सोच रहे हैं एज ऑडिटर अपॉइंट करने का, तो मेंबर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। मान लो दिक्कत कहाँ आएगा, जब 2 लोग को मिलकर डिसीजन लेना हो, ठीक है। अब मान लो ऑडिट कमेटी भी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। अब यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ऑडिट कमेटी भी है और डायरेक्टर भी है। अब कौन डिसीजन लेगा? सबसे पहले ये बताओ, ऑडिट कमेटी और बोर्ड में सबसे बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है? बोर्ड बड़ा होता है और ऑडिट कमेटी छोटा होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोग ऑडिट कमेटी का पार्ट बनता है, तो बोर्ड ऑडिट कमेटी को जन्म देता है, इसलिए बोर्ड हमेशा सुपीरियर होता है और ऑडिट कमेटी हमेशा सबऑर्डिनेट, इंफीरियर नहीं बोलेगा, सबऑर्डिनेट होता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
इसी कारण से सबसे पहला, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी के साथ अब शब्द कैसा दिखेगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा, ऑडिट कमेटी प्रपोज करेगा, समझ में? इस तरह का शब्द आपको देखने मिलेगा ऑडिट कमेटी के साथ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ शब्द कैसा मिलेगा, ऑडिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा, इस तरह की शब्द, हैवी शब्द, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। अब सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है कि अगर यहां पर ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी नहीं है तो 3 स्टेप का काम है। बोर्ड एमईक्यू कंसीडर करेगा, फिर सीधा क्या करेगा, बोर्ड अदर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और तीसरा क्या करेगा, बोर्ड रिकमेंड कर देगा मेंबर्स का नाम एजीएम के अंदर। फिर उसके बाद देखो, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी फॉर्म करना है तो सबसे पहले यहां पर ऑडिट कमेटी एमईक्यू देखेगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया ऑडिट कमेटी दुनिया में क्यों आया था, क्योंकि जब सत्यम का घोटाला हुआ था तो ऑडिटर के ऊपर भी एलिगेशन लगा था, तो उस समय लॉ मेकर को लगा कि भाई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए कंपनी के अंदर जो बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो ऑडिटर का ऊपर भी निगरानी रखे क्या काम कर रहे क्या नहीं। तो ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट है, इसके अंदर मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा, एक सारा कंसेप्ट बताया है ना आपको लॉजिक, ताकि उनका दूर दूर से कंपनी से लेना देना नहीं होगा। इसी को फॉर्म करके ऑडिट कमेटी बनाया जाएगा। थोड़ा सा आपको उस समय बेस भी दिया था। ऑडिट कमेटी मेन आया ही ऑडिटर को देख रेख करने के लिए। तो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी, सर कैसे पता चलेगा, मैंने बता दिया 177 आपका सिलेबस नहीं, मैंने इसे बता दिया, लिस्टेड कंपनी सारा लगेगा। तो लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, पहले बोर्ड अपने अंदर से कुछ लोग को ऑडिट कमेटी में भेजेगा, ठीक है। अब ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी जो है सबसे पहले ढूंढेगा, एमईक्यू कंसीडर करेगा, और ऑडिट कमेटी किसको रिकमेंड करेगा, पहले बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड बड़ा है, सबऑर्डिनेट है, तो वो सबसे पहले बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड अगर मान गया तो सीधा सीधी उसी को रिकमेंड कर देगा। अरे तुम लोग को एग्जांपल दिया था ना, ऐसा समझो ऑडिट कमेटी बच्चा हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हो गया, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हो गया, मम्मी हो गया, क्योंकि मम्मी बच्चा को जन्म देता है। तो ऑडिट कमेटी बच्चा हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हो गया, मम्मी हो गया, और मेंबर कौन हो गया, बाप हो गया। कंपनी में बाप तो मेंबर ही होता है। तो पहले कोई समझ में आया, वो शर्मा गया अभी भी, कोई तुमको समझ में आया, तुम सबसे पहले किसके पास गया, मम्मी के पास। मम्मी एग्री हो गया तो बढ़िया है, पापा के पास फॉरवर्ड कर देगा उस प्रपोजल को। मम्मी माना ही नहीं, क्या होगा, तुम भी हट पे आ गया। मम्मी आप नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानेगा, शादी करूंगा तो इसी से, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब क्या होगा, अब दूसरा ऑप्शन है कि मम्मी मान जाए, तुम जिद पे आ गया तो मम्मी मान जाए, मम्मी मान गया तो ठीक है, पापा के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस प्रपोजल को। तुम भी हट पे आ गया, मम्मी भी हट पे आ गया, अब क्या होगा, अब अल्टीमेट चॉइस किसका चलेगा, मम्मी का चलेगा, ठीक है। अभी तुम लोग मॉडर्न जमाना से मत जोड़ देना, ये क्या बात हो गया, हम लोग घर छोड़ देंगे, ये सब बात मत करना। अल्टीमेट चॉइस मम्मी का चलेगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फाइनली मेंबर को रिकमेंड करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में क्या लिख देगा, रीजंस लिख देगा कि हम लोग क्यों डिसएग्री कर रहा था विद द ऑडिट कमेटी, यानी बच्चे के साथ हम क्यों डिसएग्रीमेंट था उसके चॉइस के साथ, वो भी हम लिख के आगे नया नाम एक प्रो फॉरवर्ड करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब मान लो तुम प्रपोजल लेकर के गया, मम्मी तुमको बोला समझ नहीं आया, अब तुम बोला ठीक है हम एक काम करेंगे, नया किसी को लेके आएगा, नया लेके आया तो फिर वही साइकिल चलेगा, मम्मी को पसंद आ गया तो ठीक, मम्मी को पसंद नहीं आया तो तुमको बोलेगा। अब तुम जिद पे अड़ गया तो मम्मी को मानना पड़ेगा, अगर मम्मी मान गया तो ठीक, वही नाम फॉरवर्ड कर देगा। तुम भी जिद पे अड़ गया, मम्मी भी जिद पे अड़ गया, तो फिर अल्टीमेटली मम्मी अपना चॉइस ही फॉरवर्ड करेगा पापा को, और इट विल स्टेट द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट विद द ऑडिट कमेटी। क्लियर हो गया। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले ऑडिट कमेटी विल रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू दी board of director. If board of director agrees with the recommendation, it will forward the name to the member. If board disagree, then they will refer back the name, they refer back the matter to the audit committee for reconsideration. If audit committee decides to change the name, तो फिर वहीं से घूम जाएगा मैं। If audit committee decides not to change the auditors and stick with their original decision, तो क्या होगा, फिर audit committee will put forward the same name. If board decides to agree, so they will put forward the proposal to the member. If board decides to disagree, then they will put forward their own recommendation along with the reasons for disagreement with the audit committee. यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज बड़ी बढ़िया से अंग्रेजी में ये चीज लिखा हुआ है। कैसे सिलेक्ट करेगा इसको मैं इजीली एग्जांपल भी दिया था ताकि याद रह जाए। उसके बाद आएगा बेटा कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या हुआ, वैकेंसी मतलब खाली होना, वैकेंसी बोलते हैं ना, वैकेंट है खाली होना, और कैजुअल मतलब बिफोर एक्चुअल टर्म खत्म हुआ उससे पहले। तो हमने डिसाइड किया, जैसे टर्म डिसाइड किया था ना, अभी यही चार्ट बनाया दो, अभी चार्ट के अंदर क्या डिसाइड किया, जैसे सब्सिक्वेंट फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया, 6th एजीएम में रिटायर हो रहा है, उसके बीच में वो खाली हो गया, कैसे हो सकता है, डेथ हो गया, ऑडिटर लंगड़ा लूला हो गया, ऑडिटर पगला गया, ऑडिटर रिजाइन कर दिया, ऑडिटर का मेंबरशिप चला गया, ऐसा भी तो होता है। तो इन सब कारणों की वजह से अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो फिर ऑडिटर का ऑफिस में क्या आ जाता है, कैजुअल
वैकेंसी। आइए थर्ड पॉइंट लिखेंगे काम आने के विषय में, कैजुअल वैकेंसी। तो यहां भी ऑडिटर चेंज होता है। गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा में कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है? कितने दिन के अंदर? सीएजी फिल करेगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। इसका टेन्योर कब तक होगा बेटा? जो भी नेक्स्ट एजीएम होगा, क्योंकि अगले एजीएम पे फिर से सीएजी नया बंदा अपॉइंट कर ही देगा। क्लियर है? अब आओ इसमें बताओ बेटा, इसके अंदर कैजुअल वैकेंसी में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ कितने दिन के अंदर? 30 डेज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल केस है, अगर ऑडिटर रिजाइन करके गया है, इफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू ऑडिटर रिजिग्नेशन, तो क्या करना होगा? रेटिफिकेशन लेना होगा फ्रॉम द मेंबर। कितने दिन के अंदर? 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ के अंदर रेटिफाई कराना होगा। सर ऐसा क्यों किया? क्या लॉजिक है इसके पीछे बेटा? सॉरी, वाई रेजिग्नेशन? सिंपल सा बात है, ऑडिटर रिजाइन क्यों करते हैं? 2 कारण हो सकते हैं। पहला, ऑडिट करते वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बीच में हर चीज में उसको उंगली कर रहा है, वो कोई भी चीज उसको वेरिफिकेशन करने नहीं दे रहा है, तो दिक्कत से वो दर से दुख से छोड़ देगा। दूसरा कोई पर्सनल जेन्युइन रीजन हो सकता है, तो जेन्युइन रीजन है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं हो कि बोर्ड सपोर्ट नहीं करती, तो ये तो खतरा बात होगा ना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को छुपाना चाह रहे हैं इसका मतलब, तो ये बहुत खतरा का। इसीलिए मेंबर को ये इत्तिला करना जरूरी है कि मेंबर एक्चुअली ये परख पाए कि भैया ऑडिटर कहीं कहीं बोर्ड इसको सपोर्ट तो नहीं, क्योंकि ऑडिटर जब रिजाइन करता है वो रीजन पसंद आता है क्यों रिजाइन कर रहा है, उसमें वो लिख देता है। एक केस हुआ था बीच में कोला कंपनी के साथ, बताया भी था तुमको, उसमें ये लोग साफ लिख दिया कि हम लोग कोई लैंड कैपिटल गेन टैक्स का ट्रांजेक्शन डील करना चाहता है, ये डायरेक्टर हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, छुपा रहे हम लोग से ये सारा बात, इसलिए हम लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, बस शेयर टैंक पूरा। तो ऑडिटर का बहुत पावर होता है वैसे बड़ा बड़ा एंटिटी, इसलिए। नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी आप देख लो, कैजुअल वैकेंसी के अंदर ये लिखा कि आप बिफोर द टर्म फिक्स फॉर द एक्सपायरी ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो उससे पहले अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहे हैं तो फिर कैजुअल वैकेंसी अट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 30 दिन के अंदर फिल करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में अगर सीएजी मिस कर देता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फिल करेगा। इफ सीएजी फेल करता है तो फिर बीओडी करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। क्लियर है? अगर सीएजी फेल तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर करेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट है तो अदर केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर, और अगर रेजिग्नेशन का केस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा, और मेंबर उसको 3 मंथ के अंदर अपॉइंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ 3 मंथ के अंदर रेटिफाई करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कंक्लूजन दोनों का ही नेक्स्ट एजीएम तक होगा। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रोटेशन, काम आने के ऊपर। रोटेशन का कंसेप्ट दुनिया में क्यों आया? बहुत ध्यान से इसको समझो। एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये पाया गया कि कई ऑडिटर 25 साल 30 साल से बड़ा बड़ा कंपनी का बोर्ड में था। हम लोग का ऑडिट के अंदर हम लोग के कंसेप्ट पढ़ाते हैं, आईफैक का एक गाइडलाइंस है, मैंने आपको बताया भी था, इंडिपेंडेंस का नॉर्म। तो एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? माँ की जैसा होना चाहिए। बताया था नहीं सारा लॉजिक, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी होना चाहिए। आप जेन्युइन, बाकी सारा छोड़ो, और कई सारा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस भी होता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग आईफैक के नॉर्म्स में पढ़ेंगे ऑडिट के अंदर, उसका शॉर्टकट होता है फांसी, तो उसके अंदर फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, एडवोकेसी, तो फेमिलियरिटी थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है एज एन ऑडिटर। एक बोर्ड के साथ आप 30 साल के साथ उसका लोग के साथ काम करें एक जगह में, सेम जगह में जाके, डोंट यू फील कि आपका इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगा उसमें? ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि आप फिर फ्रैंकली हो जाएगा ना, और आपको आपके लिए वो चड्डी बड्डी टाइप का हो जाएगा। 30 साल किसी के साथ रहेगा तो ब्रो टाइप का रिलेशन होगा कि नहीं? इसीलिए ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया कंपनीज एक्ट 2013 में कि हम लोग ऑडिटर को भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर इंडिविजुअल है तो कितना टर्म लेने देगा उसको? 1 टर्म। कितना साल का? 5 साल का। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कितना टर्म तक रहने देगा? 2 टर्म। कितना साल का? 5 साल का। 2 टर्म ऑफ 5 ईयर ईच, तो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर ईच रहेगा, तो 2 टर्म मैक्सिमम 10 साल का ही रह सकता है, उसके बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? ये रोटेशन एप्लीकेबल किन किन को होता है? नंबर 1 लिस्टेड कंपनीज तो हर जगह पिकता ही है। नंबर 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ से ज़्यादा।
प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 करोड़ से ज्यादा, और जिनका भी बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स और पब्लिक से कितना है 50 करोड़ से ज्यादा, इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा रोटेशन। रोटेशन किसके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं है, 1% और स्मॉल कंपनी। अगर कोई छठा कंपनी है जो ना तो ये क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है ना वो दो क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, इन द सेंस ना वो लिस्टेड है ना उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, ना वो प्राइवेट है तो 50 करोड़ है, ना उसका बोरिंग्स 50 करोड़ के ऊपर है, ना वो ओपीसी है ना वो, तो फिर क्या रोटेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अगर कुछ भी मीट नहीं हो रहा है 1 2 3 4 इसमें भी नहीं और वो ओपीसी भी नहीं है स्मॉल भी नहीं, तो क्या रोटेशन नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 क्राइटेरिया दिया है, 4 इन पे रोटेशन लगेगा और 2 बोला इन पे स्पेसिफिकली रोटेशन नहीं लगेगा। 4 किन पे लगेगा? लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर, प्राइवेट 50 करोड़ या उससे ऊपर, बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसी भी कंपनी का 50 करोड़ से ऊपर है तो रोटेशन लगेगा। ये 4 पे लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा। कौन? ओपीसी और स्मॉल पे नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी है उस पे रोटेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्लियर है? रोटेशन नहीं लगेगा। मैंने ये भी बता दिया कैसे होगा। अब मैंने ये भी बताया था कि जब ये प्रोविजन आया था तो बड़ा बड़ा कंपनी ऑडिट फर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली इसको लेकर के बड़ा ही विद्रोह का भावना था। क्लाइंट चला देगा ना, ये सब बताया हुआ है ना आप लोग को, इसलिए वो लोग चाहता था इसको कैसे भी क्या कर दिया जाए, डिफीट कर दिया जाए। कैसे भी क्या कर दिया जाए, इसको डिफीट कर दिया जाए। तो होशियार बुद्धि क्या लगे? सुनो, हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, मान लो मेरा फर्म है ABC&Co, हम लोग किसका ऑडिट कर रहे हैं? रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं। अब मेरा 10 साल खत्म हो गया, हम लोग पार्टनरशिप फर्म है, 10 साल खत्म हो गया, अब हमको चेंज होना होगा। हम क्या करेगा? अब इस फर्म को छोड़ देगा ABC&Co और दूसरा चला जाएगा PQR&Co, उस PQR&Co में चला जाएगा और उसमें पार्टनर बन जाएगा और अब वो ऑडिट। बोला ना 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 ना, रोटेशन मतलब रोटेशन। अगर कोई भी फर्म है जिसका कॉमन पार्टनर्स है तो वो फर्म भी, कॉमन पार्टनर वाला दूसरा फर्म है वो भी डिस्क्वालीफाई। अगर कोई पार्टनर है जो साइन करता है वो एक फर्म से छोड़ के रिजाइन करके दूसरा फर्म में चला गया, वो दूसरा फर्म भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिया था, याद रखना, अमिताभ जया एंड को, ओरिजिनल फर्म है सी अमिताभ था, अब सी अमिताभ छोड़ के चला गया किसके पास? अमिताभ रेखा एंड को। देखो याद है कि नहीं? ऐसा एग्जांपल इसलिए तो याद लिखाया भी है, इसलिए देखो ना, अमिताभ अभिषेक एंड को छोड़ के चला गया अमिताभ रेखा एंड को का गैंग में, तो अमिताभ रेखा एंड को भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंट्रोवर्शियल एग्जांपल लेने का ये फायदा होता है। तुम लोग का लिखा हुआ भी है, इससे याद भी रहेगा। ठीक है, अमिताभ जया एंड को और अमिताभ अभिषेक एंड को कॉमन पार्टनर है, सी अमिताभ कॉमन पार्टनर है, तो अमिताभ अभिषेक एंड को ऑटोमेटिकली ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर हमने बताया था सेम नेटवर्क ऑफ फर्म, मैंने आपको बताया था आजकल तो सी इंस्टीट्यूट भी एनकरेज करता है नेटवर्किंग बनाने के लिए। नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? कोई एक नाम कॉमन होगा ऊपर, सब फर्म अपना इंडिविजुअली रहेगा। मैं एक फर्म हूँ, मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना काम अपना आप ही करते रहूँगा और बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो इकट्ठा सबके नाम पे उठाएंगे, ऐसा होता है नेटवर्किंग ऑफ फर्म। जैसे EY है, EY क्या है? कंपनी है, मैंने बताया था ये बात। EY एक कंपनी है, डेलॉयट क्या है? कंपनी है। क्या कंपनी बना के आप साइन कर सकते हैं क्या बैलेंस शीट पे? ये भी बताया था, डिस्क्वालीफाइड करता है कंपनीज एक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, इस लोग के अंदर छोटा फर्म लोग जुड़ा हुआ है, एमपाल एंड को, SB बिलेमोरिया एंड को, ये भी बताया था आपको, EY के अंदर है ये दो। तो एमपाल एंड को और SB बिलेमोरिया को दोनों का सेम नेटवर्क है, नेटवर्क का नाम है EY। बाप कौन है? EY। तो अगर एमपाल एंड को ने किसी का ऑडिट किया है तो क्या फिर SB बिलेमोरिया 10 साल के बाद कर सकते हैं क्या? क्योंकि बाप एक ही, समझ में? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इनकमिंग ऑडिटर ऑफ द ऑडिट फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल इफ ऑडिट और ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर अंडर सेम नेटवर्क ऑफ फर्म। फिर मैंने ये सेम नेटवर्क भी बताया, सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम इससे ऑपरेट करे, ये भी आपको एग्जांपल सारा लिखा हुआ है। फिर लिखा है ब्रेक इन कॉन्टिन्यूअस टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर शैल बी कंसीडरिंग द फुलफिल, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके में भी झोल झपाटा करने लगे, ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी डाल के समझाए, दोनों चीज का लॉजिक समझाया था। मतलब क्या करता था, बोला 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, ऐसा लिखा है ना, या लिखा है 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर ईच। वर्ड क्या लिख दिया था? कंसेक्यूटिव ईयर ईच। मैं क्या करता था, 5 साल खत्म होने के 10 दिन पहले रिजाइन कर दूंगा। तो क्या मेरा 5 कंसेक्यूटिव ईयर वाला अगर लिटरल मीनिंग देखे फुलफिल हुआ क्या? फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला, बोला ना 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 ऐसा नहीं होगा, ब्रेक इन कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 दिन पहले रिजाइन कर गया। कौन से लॉजिक को समझो? बोला सुनो, ए रे बाउली बूच सुन, बोला
ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मेरा एक फर्म है, मेरा 1 टर्म है ये 5 ईयर का, ठीक है, ये दूसरा टर्म खत्म हो रहा है यहाँ पर 5 ईयर का, हम क्या हुआ 10 दिन पहले यहाँ पर रिजाइन कर दिया, तो हम बोला भाई मेरा तो 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर ईच फुलफिल नहीं हुआ ना, तो हम क्या यहाँ पर रिजाइन करके वापस इधर आके ज्वाइन कर लेगा। बोला ना 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 ना, ज्वाइन करने के लिए ब्रेक इन कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। ये सब चालू बुद्धि को रोकने के लिए ये प्रोविजन को डाला गया। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन कंसेक्यूटिव ईयर विल मीन ऑल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर व्हिच फर्म हैज बीन ऑडिटर अनलेस देयर इज बीन अ ब्रेक फॉर 5 इयर्स और मोर। क्लियर हो गया यहाँ पे? और यहाँ पे लिख द ब्रेक इन कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ 5 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, तभी मानेगा कि रोटेशन हुआ है। कुछ राइट्स इफेक्टेड नहीं होंगे रोटेशन के आने से। मेंबर बीच में रिजाइन करके जा सकते हैं क्या? हाँ। ऑडिटर मतलब ऑडिटर बीच में रिजाइन करके जा सकते हैं क्या? हाँ। अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रोक रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जगह पर बोलता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको विड्रॉ करो, निकल लो एंगेजमेंट से। तो अगर जो है ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, रिजाइन कर सकता है। कंपनी ऑडिटर को रिमूव करना चाहता है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको प्रैक्टिकल। एक कंपनी था इन्फीबीम, ऑडिटर को हकाल दिया बीच में। क्यों हकाल दिया? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, ये भी बताया था ना। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे से शेयर का दाम खरीद लेता था, फिर पता है जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा शेयर का, फिर वो बढ़ा हुआ प्राइस पे शेयर को, ऐसा उल्टा उल्टा काम करते हैं। ये सेबी के द्वारा क्या है, इलीगल है, सेबी इसको मना करके रखा है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग करना। वो काम करता था, कंपनी को पता चला, वो नहीं देखेगा 5 टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर हुआ, ना 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 ना, हकाल दिया, बीच में हकाल दिया उसको, बग यहाँ से, इलीगल काम कर मरेगा तुम साला, हमको भी मरवाएगा। तो ऑडिटर का रिमूवल का राइट इंपैक्ट नहीं होगा, ऑडिटर का रिजाइन करने का राइट इंपैक्ट नहीं होगा। मेंबर चाहे तो एक कंडीशन ये भी डाल सकता है कि भाई देखो, ऑल्दो तुम लोग को हम लोग कितना दिन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, 5 ईयर का 2 टर्म के लिए अपॉइंट, लेकिन हम बोलेगा कि तुम्हारा टीम के अंदर एंगेजमेंट टीम होगा, सीए साइन करने आएगा, उसका पार्टनर, उसका टीम होगा, जो सीए एंगेजमेंट पार्टनर होगा और उसका टीम होगा जो साइन करने आएगा। बोला ये टीम को आपस में तुम लोग इंटरवल में रोटेट करना, 2-2 साल में हर टीम रोटेट होगा, ऐसा मेंबर्स बोल सकते हैं। मतलब समझ में आया? अगर मान लो आज नमन ऑडिट करने के लिए आ रहा है और नमन 5 साल अपना पंटर लोग को लेकर के आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे अगला बार सीए नमन तो ऑडिट करने नहीं आएगा, 2 साल के बाद सीए नमन तो ऑडिट करने, तीसरा साल तो किसी और को भेजो और पंटर लोग को भी चेंज करो उसका। तो नमन अपना जो 5-10 पंटर को लेके आ रहा है वो नहीं आएगा, अब पुनीत अपना 5-10 पंटर को लेके आएगा, अलग टीम बनाएंगे ऑडिट करने, ठीक है। राइट टू अपॉइंट मोर देन, जॉइंट ऑडिटर तो करते ही, हर बड़ा फॉर्म में जॉइंट ऑडिटर ही रहते। तो रोटेशन विल नॉट इम्पैक्ट द राइट टू अपॉइंट जॉइंट ऑडिटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब किसी एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ तो बोला प्रीसीडिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर हम नेक्स्ट सेक्शन में टेकअप करेंगे। पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक डाउट आया है, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका डाउट सही है, इनका डाउट ये है कि सर ये 5 ईयर 10 ईयर कोई फर्म का है, ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर 5 ईयर का एक टर्म के लिए अपॉइंट होगा, यहाँ पर उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं और फिर उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट, यानी 10 साल का एक बार में अपॉइंट कर सकते हैं। फिर वो 10 साल रहने के बाद उसको मिनिमम 5 ईयर का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, फिर ही वो वापस रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, डाउट भी। नेक्स्ट सेक्शन, काम जाने के ऊपर। ऑडिटर को अगर जो है कंपनी से निकाला जाए, 2 तरीका होता है। पहला होता है कंपनी वाला ऑडिटर को निकाल रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इन्फीबीम का केस। ऑडिटर क्या कर रहा था? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, कंपनी के खुफिया इंफॉर्मेशन को लेके शेयर्स को पहले से खरीद लेता था और जब प्राइस बढ़ता था बेच देता था। सेबी इसे कहता है कि पूरी तरह से इलीगल है। तो कंपनी ने क्या किया, जैसे कंपनी को पता चला हकाल दिया उसको। एक होता है कि ऑडिटर खुद रिजाइन करके देना चाहता है। मैं आपको कई सारे केसेस बताया हूं कि ऑडिटर खुद भी क्यों रिजाइन करके दे, क्योंकि ऑडिट में डायरेक्टर उसको ऑडिट करने नहीं दे रहा है, इसलिए वो बीच में जाना चाहता है, भाई नहीं सकूंगा तुम्हारा ऑडिट, तुम्हारा ऑडिट करने के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कौन सा ज्यादा इजी होगा? ऑडिटर खुद जाना चाहता है, वो डिफिकल्ट करना चाहिए कि कंपनी हटाना चाहते है उसको डिफिकल्ट करना चाहिए? कंपनी हटाना चाहते हैं उसको डिफिकल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो हम ऑडिटर है, हम तो जाके डायरेक्टर का कीड़ा करते रहेगा, हम तो डायरेक्टर का कीड़ा करते रहेगा ना कि भाई ये दो वो दो वो दो। एक टाइम पे डायरेक्टर का माथा चढ़ गया, क्या ये दो वो दो वो दो वो दो कर रहे, बक कितना पूछ रहे, कब से मांगे जा रहे, ये दो वो दो वो दो। तो पेशेंस का टेस्टिंग कर दिया, मजाक कर रहे कब से, ये रिपोर्ट दो, वो लेजर निकालो, ये दो वो दो, चलो तुमको ही निकाल देगा। या हम ऑडिटर है, हम जाकर के बोले ये रे डायरेक्टर तेरा ये चीज़ ठीक नहीं है, तो बोला हमको भी तेरा हरकत ठीक नहीं लग रहा, चल रिमूव। ऐसा कर सकते हैं ना। इसीलिए रिमूवल ऑफ ऑडिटर को क्या रखेगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट रखेगा। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए ना गवर्नमेंट बोला हमारा परमिशन लेना पड़ेगा। हटा सकते हैं पर हमको तुमको समझाना पड़ेगा क्यों हटाना चाह रहे हैं।
क्योंकि ऑडिटर भी तो फिर कुछ अपना टिप्पणी देगा ना उस पर। अब अगर ये कंपनी लिख दिया कि भाई और ये ऑडिटर बहुत ज़्यादा हमारे बारे में जान गया इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, तो फिर सरकार क्या बोलेगा, जानने दे उसको थोड़ा, वो क्या जाना है पहले हमको भी तो जानने दे, फिर हम लोग बात करेगा। और ऐसा उलझुल हरकत है, एविडेंस दे दिया कि भैया ये तो इलीगल काम कर रहा है ऑडिटर, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर ऑडिटर को भी गवर्नमेंट परमिशन दे देगा हटाने। तो मेन कंसर्न क्या है कि अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाता है उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। इसके अंदर डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और साथ में जीएम में एसआर चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर को जाना है तो ये सब पास करने का कोई लॉजिक होगा क्या? मैं पर्सनली किसी कंपनी को रिजाइन करना चाहता हूँ, मेरे का दिल नहीं है उस कंपनी में कंटिन्यू करने का, या मेरा ऑलरेडी कंपनीज एक्ट का लिमिट ब्रीच हो रहा है, या मेरा वो उसको काम करने का, मेरे जेन्युइनली एक कंपनी से रिजाइन दे दिया, एक से और देने वाला हूँ, दिल नहीं हो, क्योंकि उनका फॉर वेरियस रीजन बहुत लेथार्जी, मतलब बहुत ढीला काम है, जितना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आई डोंट वांट टू डू इट। क्योंकि मेरा सीजन का टाइम में वो कॉपरेट करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन 10 मिनट में मिलना चाहिए उसको 2 दिन लगा के देता है, मेरा टाइम वेस्टेज होता है ना उसके पीछे। तो मेरा पर्सनल रीजन है, मैं नहीं करना चाहता। अब क्या ये बोलेगा ऑडिटर नहीं करना चाहता, ए रे बोर्ड पहले तुम लोग अप्रूवल दो, जबरदस्ती कराएगा क्या हमसे काम? ए मेंबर तुम लोग अप्रूवल दो। लॉजिक समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे लॉजिक से याद होता है। तो ऑडिटर जब रिजाइन करेगा तो ये सब बोलेगा क्या, मेंबर का अप्रूवल है? अरे मेंबर कौन होता है अप्रूवल देने वाला? हमको काम नहीं करना, वो लोग का अप्रूवल काम कर, अलग कल को वो लोग अप्रूवल नहीं दिया तो हम थोड़ी जबरदस्ती मन मार के काम करेगा, नहीं करना हमको कोई काम। ऑडिटर रेजिग्नेशन बहुत ईजी है, ऑडिटर को सिर्फ नोटिस देना होता है, क्योंकि वो मेंबर का बोर्ड का अप्रूवल का वेट नहीं करेगा। लेकिन ऑडिटर को रिमूव करना है, यानी कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, ये कंपनी का फैसला है, तो पहले बोर्ड का, फिर मेंबर का, फिर सरकार का, तीनों का परमिशन चाहिए। मैंने एक और चीज आपको बताया, ऑल्दो रियल लाइफ में पहले किसका परमिशन होगा? बोर्ड का, फिर नंबर 2 में किसका परमिशन लेना होता है? जीएम में एसआर, और नंबर 3 में सरकार का परमिशन लेना होता है, बताए। लेकिन रियल मतलब थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है, रियल लाइफ में कैसे परमिशन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहला, जीएम में एसआर दूसरा, और फिर सरकार के पास ADT2 फॉर्म फाइल करना पड़ता है तीसरा। लेकिन रियल लाइफ में रियल लाइफ में ऐसा होता है, थ्योरेटिकली कैसा लिखा हुआ है? BOD, फिर सरकार का परमिशन ADT2 लेके, और फिर तीसरा नंबर में जीएम। ये तुम्हारे लॉ में लिखा हुआ है, हमको एग्जाम में कौन सा लिखना है? जो रियल है, प्रैक्टिकल लाइफ वाला सिर्फ आर्टिकलशिप में अप्लाई करना, रियल वाला ये लॉ में जो लिखा हुआ वही लिखना। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अगर ऑडिटर को रिमूव करना है बिफोर एक्सपायरी तो बोर्ड 30 डेज के अंदर, फिर आपको ADT2 पास करके गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और फिर 60 डेज के अंदर आपको जीएम में एसआर पास करना पड़ेगा। 3 अप्रूवल लीजिए BM और फिर उसके बाद 30 डेज के अंदर ADT2 फाइल करके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से जैसे अप्रूवल मिला रिमूवल का, फिर 60 डेज के अंदर आपको GMSR पास करना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली ये क्यों नहीं होता, मैंने आपको बताया, ADT2 जब आप भरने के लिए जाता है ना, उसके अंदर वो पूछता है कि ये जो GMSR में आपने MGT14 भरा था ना, MGT14 भरा था, इसका ट्रांजेक्शन ID दो, तो पहले आपको तो ये भरना पड़ेगा ना, तभी ना MGT14 फाइल करेगा, तो पहले ये होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए नंबर 1 पे ये होता है, प्रैक्टिकली नंबर 1 पे ये होता है, नंबर 2 पे ये होता है, और फिर नंबर 3 पे, लेकिन हमको एग्जाम में प्रैक्टिकल लॉ का बात है। और बोला ऑडिटर को एक रोने का मौका भी दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी मिलना चाहिए। अच्छा सर ADT2 बताए, ADT1 किसके लिए होता है? 1 फॉर्म फाइलिंग किसके लिए होता है? ADT1 होता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जब भी होगा तो ADT1 फाइल किया जाएगा। ये बात भी ऊपर लिखा हुआ है, आई थिंक मिस आउट हो गया, मैं एक बार रीड करवा दे। तो ADT1 ऑडिटर का अपॉइंटमेंट में हमेशा फाइल होगा। नहीं है तो तुम लोगों को लिखवा दूंगा, लिख लेना ये। हाँ, प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखने से हो जाएगा। लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। छूट कैसे? चलिए मैं लिखवा देता हूँ ये पॉइंट। नोट, कंपनी shall inform
ROC of अपॉइंटमेंट, ये पकड़ किताब ले लो। by filing form ADT1 within 15 days from dates auditor is appointed। चलिए चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, रिमूवल वाला हो गया। अब मैंने आपको बताया रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन सिंपल, इसमें किसी का अप्रूवल जरूरत नहीं है, मेरे को काम नहीं करना, मैं थोड़ी का परमिशन ले दूंगा। तो सीधा क्या करेगा ऑडिटर, सीधा एक फॉर्म सबमिट कर देगा ADT3 जिसमें रीजंस डिस्क्लोज कर देगा, किसको, कंपनी को, ROC को, और अगर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा का ऑडिटर है तो CAG को। फॉर्म ADT3 1 2 3 तीनों फॉर्म आ गया। अभी अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। और मैंने ये भी इसको समझा भी दिया था आगे, ये था और एन अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ये भी मैंने आपको बताया, कलकत्ता के एक CA ने रिकमेंडेशन दिया था, ये भी आपको मैंने बताया था। पहले इतना ही था कि आपको पेनल्टी लगेगा अमाउंट ऑफ 50,000 का, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि अरे अगर हमारा फीस ही 50,000 नहीं बनता तो ADT3 नहीं देने के लिए उतना पेनल्टी लगा देगा, हम किसी से फीस ही लिया 20,000 रुपये, तो बोला ठीक है इसको चेंज करेगा। ये कलकत्ता की CA ने करवाया था चेंज करके, तो उन्होंने ये कर दिया चेंज, और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपका अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, ठीक है, एंड केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद द फंडर पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। तो पहला आपको बताया 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, ये पेनल्टी हो गया, और 500 पर डे, और मैक्सिमम A+B मिला के कितना लगा सकते हैं इसमें पेनल्टी, 2 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। अब और नेक्स्ट स्पेशल नोटिस। देखो, एक होता है ऑडिटर को रिमूव करना, एक होता है ऑडिटर को रिजाइन करना। ये दोनों क्या होगा, अपॉइंटमेंट के टर्म के बीच में कहीं होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। ये है मेरा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, यहां पर मेरा फर्स्ट AGM में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। लॉ की भाषा को स्टिक डाउन करते हैं, फर्स्ट AGM में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है और 6th AGM तक मेरा अपॉइंटमेंट है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अगर हम यहां पर कहीं पर कुछ गड़बड़ झोल झपाटा किया तो यहां पर हमको क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। यहां क्या किया जा सकता है, हमको डिजाइन भी कर सकता हूं, मेरा मन नहीं है काम करने के बाद, दोनों हो सकता है। रिमूव करने के लिए वही प्रोविजन लगेगा, नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल, फिर 30 डेज के अंदर आपको ADT2 फाइल करना है, उसके 60 डेज के अंदर GM में SR लेना। डिजाइन करेंगे तो ऑडिटर सीधा ADT3 फॉर्म देगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर मान लो फर्स्ट AGM से मेरा टेन्योर शुरू हुआ और 6th में आकर के मैं कंप्लीट हो गया, अब यहां पर क्या हो सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं, रादर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, रिटायरिंग ऑडिटर को क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग ऑडिटर विल बी री अपॉइंटेड। केस नंबर 1 है, रिटायरिंग ऑडिटर विल बी री अपॉइंटेड। दूसरा केस आ सकता है क्या, ठीक है, अपॉइंटिंग एनी अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे को ही रीअपॉइंट कर दो, बोला नहीं नहीं इसको रीअपॉइंटमेंट करो, उसको देखो। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस में थोड़ा सा कॉमन, थोड़ा दिमाग लगता है। तीसरा केस ये भी होता है बेटा, मेंबर ने बोल दिया भगवान भी धरती पर आ जाए ये ऑडिटर को तो रीअपॉइंट मत करना।
तीसरा केस क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली ठीक है डेट रिटायरिंग ऑडिटर will not be reappointed. Providing expressly that retiring auditor will not be. 3 केस समझ में आ गया. पहला, ये आदमी रिटायर हो रहा है, इसी को रीअपॉइंट कर दो. दूसरा, इसको मत करो, उसको करो. भगवान भी धरती पर आते, इसको तो मत ही करो, चाहे दूसरा करो नहीं करो, इस छोटा को तो मत ही करो. पात्र घटनाएं काल्पनिक, मैं अपने आप को छोटा बोल रहा हूं, ठीक है ना, वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं, बहुत रिस्पेक्ट है. तीन केस हो सकता है. क्लियर हो गया यहाँ पे? अब ये दोनों केसेस किस में कवर है? सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में. यहां पर इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? एक स्पेशल नोटिस. स्पेशल नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया क्यों स्पेशल होता है. नंबर 1, पहले तो ये बाकी सारा डिसीजन जो भी मीटिंग में डिस्कस करना है वो मैटर्स कौन पिकअप करता है? डायरेक्टर प्रपोज करता है, फिर मेंबर के पास नोटिस में लिख के जाता है. ये होता है. ये ऐसा मुद्दा है जो मेंबर ही इनिशिएट करेगा, एलिजिबल मेंबर इनिशिएट करेगा. एलिजिबल मेंबर कंपनी को भेजेगा और कंपनी फिर बाकी मेंबर को भेजेगा. समझा? बाकी मुद्दा क्या होता है? कंपनी डायरेक्ट बाकी मेंबर को भेजता है. यहां पर एलिजिबल मेंबर कंपनी को भेजेगा और कंपनी बाकी मेंबर को भेजेगा. पहला स्पेशल चीज ये होता है. और दूसरा, अगर नोटिस के अंदर कोई मुद्दा नहीं आता तो उसको मीटिंग में टेकअप नहीं कर सकता. पर ये जो स्पेशल नोटिस वाला जो 4 मैटर होता है वो अगर नहीं भी आएगा तो भी मीटिंग में टेकअप किया जा सकता है. क्लियर हो गया? तो अभी आओ 140 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, कौन सा केस में लगेगा. नंबर 1 ए में लिखा है अपॉइंटिंग एनी पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर. नंबर बी प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी. भगवान भी आ जाए, इस आदमी को मत करना और इसके जगह इस आदमी को करना. दोनों केस के लिए क्या करना होगा? स्पेशल नोटिस देना होगा. कितना दिन पहले देना होगा? 14 डेज बिफोर AGM. ठीक है. एलिजिबल मेंबर कौन होगा? 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल 5 लाख विच एवर इज लोअर. क्लियर है यहां तक? पक्का और टक्का. एक बात बोल दिया भैया, रोटेशन का है तो भैया रोटेशन अगर आपको लग रहा है तो एक बंदा जाएगा 5 साल के बाद, या अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल बाद, तो वो जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकता. यानी कि सुनो ना, रोटेशन एप्लीकेबल हो रहा है तो अगर इंडिविजुअल है तो बाय डिफॉल्ट 5 साल के बाद ये या तो ये केस में पड़ेगा या इसमें पड़ेगा. और अगर फर्म है तो ऑटोमेटिकली 10 साल के बाद या तो इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो बोला अगर रोटेशन के चलते बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है ही नहीं और ये दो में से कोई ऑप्शन लगाना है तो फिर इन दैट केस 140 सबसेक्शन 4 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सिचुएशन नंबर 1 मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका भी. ABC एंड को एक फर्म है, इसको फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया 5 इयर्स का. अभी इसको रोटेशन एप्लीकेबल है. ठीक है, रोटेशन एप्लीकेबल है. सेकेंड टर्म में रीअपॉइंट करना है. बताओ अगर अब इसको रीअपॉइंट नहीं करता है क्या 140 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा? हाँ अब होगा, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट पूरा रोटेशन की वजह से रिटायर नहीं हो रहा है. अब इसका फर्स्ट टर्म भी खत्म, सेकेंड टर्म भी 5 ईयर का खत्म. अब थर्ड टर्म के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. या तो कोई और आएगा, ऑब्वियस सा बात है. तो इन दैट केस 140 सबसेक्शन 4 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा. क्लियर हो गया ये बात? क्लियर हो गया ये बात? सिर्फ एक केस में 140 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होता, रोटेशन ऑफ ऑडिटर. इफ ऑडिटर रिटायर्स आफ्टर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर और 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव. 1 टर्म अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म और फर्म है तो 2 टर्म. अगर वो तब रिटायर हो रहा है, यानी आपके पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है, लॉ ही बोल दिया कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट मत करो, तब 140 सबसेक्शन 4 का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता. क्लियर हो गया? ओके. फिर यहां पर क्या होगा? कंपनी स्पेशल नोटिस भेजेगा रिटायरिंग ऑडिटर को और ऑफ कोर्स वो रिटायरिंग ऑडिटर भी अपना एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजेगा जो कि वो सबको बाकी मेंबर्स को सर्कुलेट किया जाएगा. स्पेशल नोटिस पे मैंने पहले बताया एलिजिबल मेंबर 1% ऑफ द वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर. ये लोग क्या करेगा? कंपनी को भेजेगा 14 डेज में. कंपनी बाकी मेंबर्स को भेजेगा, लेकिन उससे पहले बोला कंपनी ऑडिटर को भी भेज देना और ऑडिटर अगर लिखित में कुछ बयान देता है वो भी तुम बाकी मेंबर्स को भेजना. अब कंपनी नेक्स्ट 7 डेज से पहले क्या करेगा? बाकी मेंबर्स को भी जो है
उसका नोटिस भेजेगा कि भाई ऐसे ऐसे देखो एलिजिबल मेंबर बोले रिटायरिंग ऑडिटर को या तो रीअपॉइंट नहीं करना या फिर रिटायरिंग ऑडिटर की जगह इसको अपॉइंट करना है, ठीक है। और ऑडिटर का भी सारा बात इसमें लिखा हुआ रहेगा, जो ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर मैंने कॉमेडी भी किया था, याद है आपको, गंदा गाली लिख के भेज दिया डायरेक्टर को, मुकेश अंबानी चोर है, ये है वो है, ये सब लिख के भेज दिया। तो अब अंबानी बोल रहे कि अरे अब क्या आगे क्या काटा, बोला इसको पूरा गांव में बंटवाओ, ये गाली गलौज जो ऑडिटर की है। बोला ऐसा नहीं है, आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ, अगर आपको लगता है कि राइट्स आर बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी तो आप क्या करो, इसको मत भिजवाओ बाकी सबको, और ना ये रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर होगा। एट द एजीएम ओरली भी बढ़ाएगा। और अगर मान लो उसका रिप्रेजेंटेशन बाकी मेंबर को नोटिस के साथ नहीं भेजा गया तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ा जाएगा। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं, सुनो क्या हो रहा है यहां पर। सुनो, ये लोग कौन है, एलिजिबल मेंबर। ये लोग कंपनी को बोला, कंपनी को ऐसा गोल बना देते हैं। ये लोग कंपनी को बोला कि मान लो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, 14 डेज पहले बोल दिया, कंपनी के पास चिट्ठी पहुंच गया। अब कंपनी सबसे पहले क्या करेगा, ऑडिटर को देगा, ट्रायंगल मुंह बना दिया ऑडिटर का, ऑडिटर को ये चिट्ठी भेजेगा, ऑडिटर अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, ऑडिटर भी कुछ चिट्ठी में लिखेगा। अब बोला ये जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आएगा, अब तुम क्या करेगा, कंपनी बाकी जितना भी मेंबर बचा हुआ है, बाकी मेंबर है, उसको तुम क्या करो, ये जो नोटिस आया ये दो, प्लस ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया ये भी दो, सर्कुलेट करो। क्लियर है। अगर इसने कुछ उलझुल लिख के भेजा इसमें तो ट्रिब्यूनल के पास जाओ और ट्रिब्यूनल इसको मना कर दे, अगर उलझुल लिखा हुआ है तो, ठीक है। मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में ऑडिटर आएगा, सब आएगा, मीटिंग होगा ना फिर तो मीटिंग में ऑडिटर भी आएगा, सब लोग आएगा। ऑडिटर को ओरली बोलने का भी मौका दिया जाना चाहिए। ये तो ये लिखित में भेजा ना, ओरली भी माइक पे खड़ा होकर उसको ऑडिटर को बोलने दो, ये सब समझाया था ना, याद है ना पूरा डिटेल में। अब मान लो किसी कारण से ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुम नोटिस के साथ नहीं भिजवा सका, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेट पहुंचा कंपनी के पास, किसी कारण से देरी से पहुंचा, तो तुम इसको नहीं भिजवा सका, तो इन दैट केस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को भी रीड आउट किया जाएगा पहले। यानी कि अगर तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट नहीं किया तो पहले रीड आउट होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर ऑडिटर को बोलने का मौका देते। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को अगर सबको भेज दे ऑलरेडी तब तो फिर ठीक है ना, तब तो सीधा ऑडिटर आकर के ऑरल रिप्रेजेंटेशन देगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड आउट इफ कॉपी वाज नॉट सेंट टू मेंबर बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑफ बाय द कंपनी। यहाँ पे ये लिखा 139(9) क्लियरली मैंने ये भी समझाया आपको, कुछ लोग बहुत गलत बताते हैं इसमें, जीएम ओआरसी होता है ना, जीएम में एसआरसी होता है, नॉट टू रीअपॉइंट द रिटायर। ये कहाँ लिखा हुआ है, क्लियर कट 139(9) में लिखा हुआ है कि ये दो मुद्दा को अगर पास कराना है तो क्या चाहिए होगा, जो है आपको जीएम में एसआर ही चाहिए होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात साथियों, आगे बढ़ा जाए। लास्ट इसके अंदर जो है हकालने का सोच प्रोविजन है वो है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर करके बोल सकता है कि ऑडिटर को, ये मैंने बताया था गीतांजलि जेम्स जो नीरव मोदी का केस हुआ था उसके अंदर ऑडिटर को हटाने के लिए ये 140 सबसेक्शन 5 का गवर्नमेंट गया था ट्रिब्यूनल के पास कि ऑडिटर अपना काम ठीक से नहीं किया है, ऑडिटर को हटाओ। ये नीरव मोदी जो भागा था, सर्च करना, गीतांजलि जेम्स ज्वेल्स लिमिटेड ये कंपनी था। तो ये लोग बोला, क्या कौन बोला, गवर्नमेंट बोला ट्रिब्यूनल को ये ठीक से काम नहीं किया, इसको हकालो ऑडिटर को। तो यहां पर क्या लिखा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकता है सिचुएशन 1 किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, जो नीरव मोदी वाला केस में हुआ भी था। दूसरा ऑप्शन है कोई दूसरा कंसर्न पर्सन भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेकर के जा रहा है ना तो ट्रिब्यूनल को अगर ये यकीन हो गया कि जो बंदा है उसने एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में या अबेट किया है, कॉलिडेट किया है, कौन बंदा मतलब ऑडिटर, ऑडिटर या तो एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर या फिर मदद किया है, हेल्प किया है फ्रॉड को करने में, या तो एक्चुअल में फ्रॉड भी किया है या मदद किया है फ्रॉड करने में। यहां पर क्या कहता है, वो बोला मदद किया है फ्रॉड करने में। तो इन दैट केस ट्रिब्यूनल 15 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा कि ऑडिटर को फर्दर कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा और सीजी को दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करने का राइट मिल जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ये हुआ भी था, मैंने रियल एग्जांपल आपको क्लास में डिस्कशन में दिया भी था।
एनी अदर पर्सन कंसर्न भी ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है, और ट्रिब्यूनल को अगर लगा कि फ्रॉडुलेंट मैनर में अबेटेड कोल्यूटेड है तो ट्रिब्यूनल पास कर देगा ऑडिटर, कंपनी को पास करेगा ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जाएगा वर्सेस कोई दूसरा पर्सन जाएगा, डिफरेंस समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट जब जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल बोलेगा तुम नया ऑडिटर अपॉइंट करो, लेकिन दूसरा बंदा अगर गया तो वहां पर ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा कि तुम लोग इसको चेंज करके दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करो। क्लियर हो गया? यहाँ पे अगर यहाँ पर ऐसा ऑर्डर पास होता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो बंदा को डिस्क्वालीफाई ईवाई था, इसमें ईवाई को जो डिस्क्वालीफाई किया था 5 साल के लिए, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी ऑडिटर इन एनी अदर कंपनी। 447 फ्रॉड के ऊपर पूरा ताबड़तोड़ इंक्वायरी होगा, और फर्म का लाइबिलिटी किसके ऊपर होगा? फर्म के ऊपर होगा, प्लस सारा पार्टनर जो अबेट या कॉल्यूट किया इसके अंदर। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया। अब बोला सर ईवाई पे केस हो गया तो सारा ईवाई ना ईवाई पे बताया ना, नेटवर्किंग होता है। तो मान लो ईवाई का एक फर्म था एसबी बिलेमोरिया, ये कांड कर दिया, तो एसबी बिलेमोरिया के अंदर एक पार्टनर था मिस्टर S1, एक है मिसेज S2 B1 और एक है मिसेज B2, ये 3 पार्टनर है। कांड के बारे में इन दोनों को ही पता था, तो लायबल कौन होगा? सिर्फ एसबी बिलेमोरिया डिस्क्वालीफाइड है, प्लस S1 और B1 ही लायबल होगा। ये 3 मिलकर ही फ्रॉड का कॉम्पेंसेशन भरेगा। डिस्क्वालिफिकेशन किसको मिलेगा? एसबी बिलेमोरिया को मिलेगा। समझ में आया? ईवाई का सारा फंड को थोड़ी बंद कर देगा। समझ में आ गया? अब 141 तो देखो आज इतना टाइम नहीं होगा कि 141 को ले पाए, 141 नेक्स्ट डिस्कशन में ले लेंगे। आज बाकी छोटा छोटा टॉपिक कर लेते हैं। 142 143 आओ ये चार्ट से करवा देते हैं। 142 143 नंबर 142 रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स इन जनरल मीटिंग। तो यहां पर सिंपल पेंसिल से लिखो, रेम्युनरेशन कहां होगा? फिक्स किया जाएगा इन जनरल मीटिंग। ठीक है, दूसरा लिख लो, रेम्युनरेशन में इंक्लूड क्या क्या होगा? नंबर 1 फी पेबल, इंक्लूडिंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑडिट। नंबर 2 में लिख लो, इट विल नॉट इंक्लूड रेम्युनरेशन फॉर एडिशनल सर्विस। एग्जाम्पल लिख लो, टैक्स ऑडिट। ये भी मैंने बताया था कि मैं कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं और कंपनी ने मेरे को 1 करोड़ के ऊपर जाने से टैक्स ऑडिट भी लगता है ना। कंपनी बोला भाई तू ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, तू ही मेरा टैक्स ऑडिट भी कर दे। टैक्स ऑडिट का फीस अलग से मांगेगा कि नहीं? तो भैया वो फीस के अंदर ये जुड़ा हुआ नहीं होगा। 143 तो बेटा इसको पेंडिंग रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था, हम ऑडिट के बाद डिस्कस करेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हो गया? उसके बाद मैंने आपको बताया ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। ये तो फास्ट लेने वाला है। आइए पहले तो हम बात करते हैं। देखो ऑडिटर बोला कि आप ना इस तरह से ये सर्विसेज जो है ये आप नहीं दे सकते किसी भी क्लाइंट को जिसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिपेंडेंस इंपेयर होगा। मैंने आपको एक एक चीज यहां पर समझाया। नंबर 1 है अकाउंटिंग बुक कीपिंग, यानी अकाउंट्स बनाने का काम आप नहीं ले सकता। नंबर बी है इंटरनल ऑडिट, 138 वाला, स्टैट्यूटरी इंटरनल सेम नहीं हो सकते। इंटरनल बोर्ड का मदद करता है, स्टैट्यूटरी मेंबर को रिपोर्ट करता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। नंबर 3 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर लगाना है कंपनी के अंदर, ERP SAP, ये सब डेवलपमेंट देने का काम भी आपका फर्म नहीं कर। आजकल CA फर्म ये सब काम में भी आ गए, ऑटोमेट करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करना है। एक्चुरियल सर्विसेज आप लोग को मालूम है एक्चुरियल क्या होता है? अरे कोई भाई बहन होगा ना, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था। एक्चुअली क्या करता है, बंदा का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैटिस्टिक्स में मान होता है, ये लोग मतलब पूरा नॉलेजेबल होता है। तो ये लोग बंदा का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन, मीडियन, ये सब कैलकुलेट करके प्रीमियम एग्जैक्ट बता देते हैं कितना प्रीमियम लेने से कंपनी इसमें फायदा में रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
तो ये सब सर्विसेज आपको कंपनी को साथ में नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, पैसा को कहाँ किधर मैनेज करना है, इसका सर्विसेज का नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर आप कल को कोई आईपीओ लेके आ रहे हैं या पैसा रेज करना है तो वो सब में आपका काम कराने का काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे आईपीओ, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लेके आ रहे हैं तो आईपीओ तो हाँ आ गया, वेरी गुड, मेरे ध्यान में आ गया। तो अब मान लो उसको कोई ना कोई लोग चाहिए होगा ना पैसा इकट्ठा करने, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो आप उसका रिपोर्ट पे देखना कई सारे लोग का नाम लिखा होगा। तो मेरा सीए फर्म है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज देता हूँ तो मैं ओला का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर लिखा लेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर कोई काम बाहर आउटसोर्स का रखा है कंपनी ने, ठीक है, मान लो बिलिंग आउटसोर्स का रखा है, तो वो सब काम मेरा फर्म एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता। फिर लिखा मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई मतलब आपको कोई चीज़ को मैनेज करना है, डायरेक्टर लेवल टाइप का काम करना है, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, इस टाइप की सर्विसेज मैं नहीं दे सकता। अदर सर्विसेज एज बी प्रिस्क्राइब, इसमें अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। क्लियर हो गया? मैंने आपको इसके लिए शॉर्टकट भी बताया था। आपका इंटर का सब्जेक्ट बताओ, अकाउंट्स, ठीक है, लॉ, और क्या था, टैक्स, कॉस्ट, हाँ, एफएम, ऑडिट। तो ऑडिट से आगे आपको इंटरनल ऑडिट नहीं दे सकता, ठीक है। अकाउंट्स में अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस नहीं दे सकता। फिर इसके बाद आपका आया एफएम। एफएम के अंदर आपको दो चीज मिलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या ये आप एफएम एसएम छोड़ो, पहले एसएम के साथ जो है ईआईएस होता था, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का ही होता था, तो ईआईएस से इजीली बता पाता था, ठीक है। आईटी आईएएस ये सब था, तो वो आ गया। एफएम का आप आगे देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये दोनों नहीं दे सकता ना। पैसा कहाँ लगाना है और पैसा कहाँ से आना है, दोनों का सर्विसेज आप नहीं दे सकते। तो दो इससे रिलेट हो गया एफएम से। एक आप एसएम मतलब आईटी समझ लो, एक ऑडिट का हो गया 3 4, एक अकाउंट्स हो गया 5, इंटरनल ऑडिट तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो ना, और कितना बचा आपका, अदर्स तो छोड़ दो, टोटल कितना बचा, 5 और 3 8 है ना, 5 और 3 कौन कौन सा बच गया अब आपका, एक्चुअली, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस और मैनेजमेंट सर्विस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से याद कर लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शब्द से मैनेजमेंट सर्विस, एसएम को उल्टा कर दो एमएस, मैनेजमेंट सर्विस। तो दो इससे बन गया। और कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग तो देखो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं कॉस्टिंग का जो भी काम है सीधा आउटसोर्स कर देता हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा मैं बताया भी था आपको मेरे साथ कॉस्टिंग का जो ट्रेजेडी था, तो कॉस्टिंग का सारा काम आई विल आउटसोर्स। और क्या बच गया, लॉ और टैक्स। टैक्स समझने में तुम लोग को उतना ही मुश्किल होता है जितना एक्चुअली वाला लोग को स्टैटिस्टिक्स, तो एक्चुअली से इसको थोड़ा लिंक कर, उपाय नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे लिंक करा दिया। एक्चुअली खाली याद रख लो, बाकी बाहर का, बाकी तो ईजी है, 7 है टोटल, अकाउंट्स, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, एफएम से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पैसा आना और पैसा कहाँ लगाना, 4 आ गया। एसएम से आपको पकड़ लो एमएस, मैनेजमेंट सर्विसेज, और एक बचा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाना, और क्या बचा एफ, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉस्टिंग से आ गया, और एक एक्चुअरियल सर्विसेज आ गया। टोटल 8 है, और एनी अदर इसमें भी प्रिस्क्राइब। ये 8 सर्विसेज आप नहीं दे सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे सकता, कंपनी को नहीं दे सकता, होल्डिंग को नहीं दे सकता, सब्सिडरी को भी नहीं दे सकता, तो CSH तीनों को ही नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहां पर ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 145 ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ये सब साइन करेगा, इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा बात नहीं है। ऑडिटर जो है जनरल मीटिंग ये सब अटेंड करेगा, ये सब तो सिंपल आप किताब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आपको किताब से ही पढ़ा दूंगा। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन तो सेल्फ कर सकते हैं, मैं आपको ये सब किताब से एक बार दिखा देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। किताब में मैंने शायद आपको मार्क भी करा रखा है ये सारा टॉपिक। All notices communication will be forwarded to the auditor एंड ऑडिटर या तो खुद अटेंड करेगा या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेगा। सेम बातें उसमें लिखी हुई है जो मैंने इसमें मार्क करा है। पनिशमेंट सेल्फ है,
और कॉस्ट ऑडिट का भी मैंने पूरा अच्छे से मार्क करा है कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट के लिए गवर्नमेंट बोल सकता है उनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी बोल सकता है और कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए भी बोल सकता है, तो उनको वो सब चीज़ कराना पड़ेगा। ये इतना कोई खास सेक्शन नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इस चैप्टर के अंदर लेने का एक टॉपिक रह गया, कौन सा, 141 में आपका नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, ठीक है। तो आज रिवीजन हम यहीं पर एंड करने हैं।